इस दुनिया में, खासकर इस देश में 95% लोग उस चीज के बारे में सोचते हैं जो उनके हाथ में है ही नहीं। क्या? फल। गा दिया तो माँ बाप दोनों बेचारे इधर उधर अपना भाट भटकते रहे। तो एक बार मैंने आपसे उनसे पूछा कि आपको बदला लेने की इच्छा नहीं हुई? बोले पागल, मुसीबत आती है कुछ बड़ा करने के लिए अगर आप जागृत हैं। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे। मेरी आदत है क्रॉस क्वेश्चन करने की। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे। मैंने कहा हाँ। बोले मुसीबत आ गई? हाँ। मैंने कहा बिल्कुल। बोले 14 साल जंगल में रहे। मैंने कहा हाँ। बोले उसी जंगल में रहकर भगवान बने। अगर राम के जीवन में जंगल को हटा दिया जाए, उस 14 साल की साधना को हटा दिया, आप देखिए 14 साल की साधना। पिताजी ने कहा कि देखो मुसीबत आई। मैंने कहा हाँ। बोले वो मुसीबत को मैं उन्होंने मजा लेना शुरू कर दिया। तैयार है। पिता दशरथ कह रहे हैं कि तू मना कर दे। वादा तो मैंने किया था ना, तू मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं देख लूंगा। अरे बोले नहीं, जाना तो ही है। और ये इस बात का संदेश है कि हर व्यक्ति को, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, कितना बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। जो हंसकर करेगा वो राजा बनेगा। करना ही करना है सर। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको संघर्ष ना करना पड़ा हो सर। लेकिन जिसने संघर्ष में मजा लेना सीख लिया, आप अगर बहुत गौर से जीवन को देखें तो हम जब क्लास 10th में थे तो हमारी माता जी हमसे कहती थी कि बेटा 10th की पढ़ाई अगर कायदे से कर लोगे ना, बस 3 ही साल जीवन में पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा? हाँ। बोली बस 3 साल, 10th 11th 12th, और 3 साल अगर पढ़ लिए फिर जीवन में पढ़ना ही नहीं। हमें लगता है आपको भी कहा गया होगा कि बस 3 साल। अब आपने पढ़ लिया, 97.8% आपके मार्क्स आ गए। अब पता चला कि भैया अगर आईआईटी निकल जाए, मेडिकल निकल जाए, केजीएमसी मिल जाए, अरे फिर तो जीवन, आपने फिर से दम लगा दिया। आईआईटी भी निकल गया। अब जब आप आईआईटी से निकल आए तो फिर एक और बवाल हो गया। आपके मोहल्ले का एक लड़का आईएएस हो गया। पूरा खानदान में पूरा खानदान को दहेज में बीएमडब्ल्यू मिल गई, 10 करोड़ कैश मिल गया। अब आपके पिताजी फिर आपकी तरफ पलटे कि तुम तो वैसे भी इस परिवार के चंगेज खान हो, तुम्हें किस बात का डर? तुमने कहा हाँ चंगेज खान तो मैं हूं। हाँ। बोले जब ये मामूली सा ये सिंह साहब का लड़का अगर आईएएस बन सका, तुम्हारे लिए क्या है? तुमने कहा बिल्कुल हमारे लिए क्या है। और तुमने झोरा डंडा उठाया और बाबूजी का पैर छुआ कि बाबूजी चल रहे हैं, अब दिल्ली फतेह करके जाएंगे। चलो फिर आईएएस बन गए, फिर बन गए। आप देखो जिंदगी में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है, रूप बदलते जा रहे हैं। रूप कहीं भी संघर्ष का, फिर यह हुआ कि भाई आईएएस बन गए, अब चलो शादी हो गई, मजा आएगा। फिर एक धोखा आ गया, मजा आएगा, भाई शादी हो गई। फिर 6-7 महीने अपना आनंदित हुए, घूमे टहले और बड़ी बधाइयां आई और ये आया और वो आया, फिर बच्चे हो गए, फिर एक नया संघर्ष शुरू हो गया, फिर अब बच्चों की जिंदगी बनाना। मतलब जीवन में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं होता। तो जब संघर्ष खत्म नहीं होता तो क्यों ना मजा लेके संघर्ष किया जाए। और जितने लोगों ने मजा लेके संघर्ष किया उन्होंने इस दुनिया पर राज किया, राम को भगवान बना दिया। मुसीबत, अगर आप जागृत हैं, एक आदमी था चाइना में, उसके पास एक बड़ा जबरदस्त घोड़ा था। कैसे? जो व्यक्ति जागृत होता है उसका मुसीबत कुछ नहीं कर पाती। बहुत बड़ा नियम है जागृति सर, होश में रहना बहुत बड़ा नियम है। तो चीन में एक आदमी था किसी गांव में, उसके पास एक बड़ा नायाब घोड़ा था, बहुत नायाब, मतलब हवा से ज्यादा स्पीड थी घोड़े की। तो उस देश के राजा ने उस आदमी को बुलाया, कहा तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो, तुमको मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। उस आदमी ने कहा कि सरकार घोड़ा तो ना बेचेंगे। अरे लोगों ने समझाया कि पागल हो, तुम क्या करोगे घोड़े का, और इतना पैसा राजा तुमको दे रहा, भेज दो। अरे उसने कहा यार तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो, जाओ अपना काम करो, हम नहीं फायदा ले रहे ना, जाओ। एक दिन क्या हुआ, घोड़ा भाग गया। अब जब घोड़ा भाग गया तो गांव के लोग आए, हंसने लगे, कहीं देखा हम तुमसे पहले ही कहते थे, तुम समझे नहीं रहते हमारी बात को। अरे उसने कहा बड़ा भाई घटना सिर्फ इतनी है कि घोड़ा भाग गया है, बस, इसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। वो चला गया तो चला गया, मैं क्या करूं। जी पागल, तुम्हें नुकसान हो गया? बोले कोई नुकसान नहीं हुआ। 10-15 दिन बीता, एक दिन घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 20 घोड़े और लाया अपनी तरह के। गांव वाले फिर आए, कहीं बेटा तुम बहुत चालाक आदमी हो, तुमको पता था कि कुछ कांड करने गया है ये, बड़ा बढ़िया यार, तुम तो बड़े फायदे में हो यार, पहले तो अकेले था अब तो 20 ले आया। उन्होंने कहा यार तुम लोग राय देने क्यों चले आते हो यार बार बार। अरे घोड़ा चला गया था, भाग गया, अपने साथ 20 घोड़ा और ले आया, घटना बस इतनी है, इसमें बहुत ज्यादा खुशी होने की कोई बात नहीं।
पड़ोसी राज्य ने उस राज्य पर हमला कर दिया। अब वो जो 9 घोड़े आए थे, उसमें से एक घोड़े को इस किसान का बेटा ट्रेन कर रहा था, घोड़े से गिरा, उसका दोनों पैर टूट गया। गांव वाले फिर आए, ये बड़ा बुरा हुआ यार, बताओ तुम्हारे लड़के का दोनों पैर ही टूट गया। बोले यार तुम लोग शांत नहीं रह सकते हो, अपना निर्णय अपने पास नहीं रख सकते हो। ठीक है यार, पैर टूट गया, देखेंगे, भगवान कुछ करना चाहता होगा, अच्छी बात है, जाने दो। उसी वक्त पड़ोसी राज्य ने इस राज्य पर हमला कर दिया। गांव के जितने भी जवान लड़के थे सब सेना में बुला लिए गए, सिर्फ किसान का बेटा बचा, क्योंकि उसके पैर टूटे हुए थे। हम किसी भी घटना पर तुरंत निर्णय ले लेते हैं। आपको भगवान के निर्णय के बारे में क्या पता सर? सर हर मुसीबत कुछ जीवन में परिवर्तन करने के लिए आती है सर, अगर आप जागृत हैं तो। क्योंकि पिताजी कहते थे कि बेटा हम तो मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। ये हमारे पिताजी हमसे हमेशा कहते थे कि हम तो बेटा मध्यम वर्ग के लोग, हम कौन सा मुगल खानदान के लोग हैं। तो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम हारोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तुम अकबर के बेटे थोड़े हो, तुम तो एक डाकखाना के बाबू के बेटे हो। तो तुम्हारे हारने से तुम्हारी बेइज्जती तो कभी होगी ही नहीं। तारीफ कुछ लोग जरूर करेंगे कि फलाने का लड़का लड़ाई किया। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब दिशा सूचक यंत्र हैं, गाली, आलोचना। पर हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमको बहुत डराते हैं, बहुत पेरेंट्स को, बेटा बेइज्जती मत कराना। मैं तुगलक वंश के हो, बेइज्जती मत कराना, कि मौर्य वंश के हो। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। गांधी की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन गए। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में। वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन, जज्बा, टेम्परामेंट। बेइज्जती बहुत जरूरी है सर, डरने की कोई बात नहीं। जय हिंद। 3 क्लास है दुनिया में, कैपिटलिस्ट क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास, अंबानी, क्लियर कॉन्सेप्ट। ऊंचाई पर वही व्यक्ति है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस कोई धर्म वर्म की कोई भूमिका नहीं है। जिसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो अपने क्षेत्र की ऊंचाई पर है। वो चाहे धर्म का कॉन्सेप्ट हो, चाहे समाज का कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मिडिल क्लास, इसके मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, मिक्स्ड। इससे पूछो शराब पीते हो? नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, ऐसा ही पूछ रहे थे। वो अमेरिका से हमारा एक दोस्त आया था तो एक लाया था रॉयल एब्सोल्यूट, 40,000 की बोतल आती है। नहीं भैया, कभी कभी पी लेते हैं, होली होली में जैसे कहीं ऐसे कोई बात हो भैया तो एक आध पैक तो पी लेते हैं भैया, एक आध। नॉनवेज खाते हो? नहीं भैया, अंडा खा लेते हैं कभी कभी, और नॉनवेज तो नहीं खाते भैया। वो जो नॉनवेज का वो होता है, जूस होता है भैया, उसको खा सकते हैं भैया, गोश्त नहीं खाएंगे। ये है मिडिल क्लास। वर्किंग क्लास, पीपल विदाउट कॉन्सेप्ट। ये जो मजदूर कौन है? जिनके पास जीवन में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मजदूर हैं, 11 बच्चे हैं, 11। पूछो 11 बच्चे तुमको? 11 बच्चे कैसे हो गए? भैया ये भगवान के बच्चे हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम भगवान है? नहीं नहीं भैया। अच्छा, पड़ोसी का नाम भगवान होगा? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं? अबे तो कौन भगवान? अरे भैया भगवान ये ऊपर, वो नीचे आया है। दुनिया में हर वो आदमी मजदूर है जिसके अपने जीवन के कॉन्सेप्ट स्पष्ट नहीं है। सिंपल सिद्धांत है। दुनिया में हर वो आदमी महान है जिसके अपने जीवन के कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये करना है मतलब करना है। क्योंकि आप बाहर निकलोगे, जितने लोगों से बात करोगे उतना कंफ्यूज होते चले आओगे। हमें जब पहली गाड़ी लेनी थी तो हमारी श्रीमती जी बात करने लगी कि यार वैगनार लेने, वैगनार इज अ मिडिल क्लास कार एंड वैगनार यू डोंट गेट द फीलिंग ऑफ अ कार। इन्होंने कहा यार वैगनार नहीं लेंगे। हमने कहा ठीक है वैगनार मत लो।
दूसरी कोई गाड़ी ले लो। फिर उन्होंने बात किया तो बोली हुंडई लेंगे। हमने कहा हुंडई ले लो। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हुंडई में यार मेंटेनेंस बहुत है और एवरेज बहुत कम है। हमने कहा तो छोड़ो फिर कोई और गाड़ी देख लो। सर 5 महीना ये ड्रामा चलता रहा, गाड़ी आई ही नहीं, क्योंकि लेना इन्हीं की मर्जी से था। फिर मैंने एक दिन इनसे कहा, मैंने कहा चल गाड़ी लेते हैं चल। कौन सी गाड़ी? मैंने कहा चुप, कुछ बोलियो मत, चल। महिंद्रा के शोरूम पहुंचे सर, कॉन्सेप्ट महिंद्रा नोएडा में। मैंने कहा भैया स्कॉर्पियो लेनी है टॉप मॉडल। कहा सर मैं आपको स्कीम, मैंने कहा कोई स्कीम उसकी मत बता, सीधे बता कितना पैसा देना है, बस खत्म, चेक काट के देता हूं, शाम तक गाड़ी घर पे चाहिए। कहा स्कीम तो पूछ लिए। मैं कहा पूछना ही नहीं। जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए किसी से क्या पूछना। कपड़ा खरीदने जा रहे हैं 4 लोग को लेके जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं 5 लोग को लेके जा रहे हैं। अब 5 लोगों में से एक ने किसी ने कह दिया बाल छोटा है लड़की का, तो बाल में कहां घुसे जा रहे हो, बाल एक्सटेंड करवा लेंगे, बड़ा करवा लेंगे। 5 लोगों को लेकर लड़की देखने जाओगे, तुम्हारी शादी कभी होगी ही नहीं। और लड़की देखने जाना मत, और जब भी लड़की देखने जाओ तो शीशा भी लेकर जाओ। एक बार लड़की को देखो, एक बार अपना भी शीशा चेहरे में देखो। ये हिंदुस्तान में लोग लड़की देखने जाते हैं, इतनी औकात है तुम्हारी, लड़की देखने जाओगे। और जब भी किसी लड़की को देखने जाओ तो शीशा भी ले जाओ जेब में। और जब किसी लड़की के बाप से दहेज मांगो तो यहां मत्थे पे लिख के जाओ, अपने मत्थे पर, अपने पापा के मत्थे पे, कि हम भिख मंगे, हमारे अब्बा भिख मंगे। लड़की वाले तो देना ही चाहते हैं, उनसे क्या मांगना, लड़की तो दे ही रहे हैं सर, और किसी का जीवन ले लोगे। और आजकल के तो मां बापों से बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए सर, वो बाप अपना पूरा जीवन लगा देता अपनी बच्ची को पढ़ाने में। और लड़कियों से मैं कहूंगा कि अगर तुम दहेज प्रथा को खत्म करना चाहती हो तो जमकर पढ़ो, सिलेक्शन लो, तुम दहेज लो, बेरोजगार लड़कों से शादी करो, हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट शुरू करो। ये कितना क्या चाहिए इनको लड़कों को? एक पैकेट बड़ी गोल्ड फ्लेक बस महीने में दे दो, 5,000 10,000 रुपए, ये ले इधर आ, ये ले, है नहीं मालकिन नहीं, हाँ ये ले 5,000 रख ले, गोल्ड फ्लेक गोल्ड मंगा लेना, आराम से रहियो, बच्चे को स्कूल छोड़ दिया करो कायदे से। ये मैं लड़कियों से रिक्वेस्ट करता हूं, इतना पढ़ो, जान लगा दो। तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारी सामाजिक स्थिति को बदल सकता है। कानून कभी नहीं बदलेगा इस देश में। कानून का सहारा मत लो, अपना सहारा लो। ये विलियम सेकेंड किसका? वो मजदूरों का नारा, वॉर अगेंस्ट वॉर, उनके नारे में आ गया। जब वॉर शुरू हुआ, पूंजीपतियों ने बुलाया सारे कम्युनिस्ट नेताओं को, आजा भाई। और दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो लोगों की। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं, पैसा क्या है भाई साहब, हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ पैसा कमाने का। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना, ठीक है। पूंजीपतियों ने बुलाया इन कम्युनिस्ट नेताओं को, इधर आ, हाँ जी, अरे निकाल ले पैसा। तो 100 नेता गए, 98 पैसा निकाल के ले आए। 2 ने कहा हम बिकाऊ नहीं है, वी आर नॉट फॉर सेल। बोले ठीक है, तुम मरते तो हो, शूट कर दिया। तो इन कम्युनिस्ट नेताओं ने जैसे युद्ध शुरू हुआ, स्टैंड ही बदल दिया। एक तरफ तो पूंजीपतियों ने नेताओं को पैसा दे दिया, दूसरी तरफ मजदूरों का वेतन बढ़ा दिया। जिसको 100 रुपया मिल रहा था 2,000 रुपया। अरे मजदूरों ने कहा भाड़ में गया साम्यवाद। इसकी लड़ाई का मेन नारा क्या था? वॉर अगेंस्ट वॉर। उसकी मेन कैलकुलेशन क्या थी? जैसे आप प्री देने गए और आप एंशिएंट और मेडिवल इंडिया छोड़ के गए कि यार एक क्वेश्चन आता है छोड़ो,
और जैसे आपने पेपर खोला 27 जून को, 10 अक्टूबर को पता लगा पहला 50 क्वेश्चन एंशिएंट और मेडिवल इंडिया से। अब दो बातें होंगी। पहली, आप पैनिक में हो गए, गुस्से में हो गए, पापा ये सब तो पढ़ाया ही नहीं कोचिंग ने यार, वो कहानी सुना दी, ये सब बताया नहीं। और फिर आपने इन्विजिलेटर को एक तमाचा मार दिया खींच के कि 5 मिनट से पानी मांग रहा, दिमाग में पानी नहीं दे रहा हो, और उसने तुम्हारी क्वेश्चन सीट पे लिख दिया कि नॉट अलाउड फॉर एनी एग्जामिनेशन इन फ्यूचर। तुम्हारा कैरियर खत्म हो गया। दूसरा चारा क्या है? तुम छत की तरफ ऐसे देख रहे हो और मुस्कुरा रहे हो कि नेता बना के मानोगे। और फिर तुमने 10 रुपए का एक सिक्का निकाला और हेड ऑन टेल AC, और तुम अपना ही नहीं कर रहे हो, दूसरों की मदद भी कर रहे हो। हाँ मार मार मार, 10th क्वेश्चन मराठा मार मार मराठा। वहां एक संभावना है, संभावना। ऐसा होगा नहीं कि तुम्हारा प्री निकल जाए, ऐसा होगा नहीं, लेकिन संभावना है। विषम परिस्थिति में अपने साहस को बनाकर रखो, रास्ते मिलेंगे। एक तो कम्युनिस्टों ने अपना नारा पलट दिया, ये आ गया गुस्से में, इसका पूरा खेल ही पलट गया। विलियम सेकंड का, विलियम सेकंड का सारा प्लान ही फेल कर गया। जो उसका मेन प्लान था वही फेल कर गया। और गुस्से में इसने इन्विजिलेटर को एक हाथ मार दिया खींच के। कौन था इन्विजिलेटर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पहला झटका वो प्लान फेल कर गया, दूसरा इन्विजिलेटर को तमाचा मार दिया, और तीसरा सारे फ्रंट पे लड़ रहे हैं। ये देखो, यहां तलवार चला रहे, यहां तलवार चला रहे, यहां तलवार, यहां तलवार, यहां हर तरफ। जिंदगी में एक फ्रंट चुनो, उसी पे लड़ो, बाकी सब बंद कर दो। सब देखो, ये सब सीख है, इसीलिए पढ़ाया जाता है। राजा बनने की बस एक ही रास्ता है, समझदारी। और समझदारी के विकसित होने का कौन सा रास्ता है? पढ़ाई। पढ़ाई से कोई राजा नहीं बनता। फिर से रिपीट कर रहा हूं, राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी। और समझदारी विकसित करने का एक ही अच्छा तरीका है, पढ़ाई। ये देखो, कहानी के साथ साथ मैसेज भी मिल रहा है कि हर फ्रंट पर मत लड़ो, नहीं तो तुम्हारी सारी ऊर्जा चूस ली जाएगी, निकाल ली जाएगी, खत्म हो जाओगे। राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास। और समझदारी बढ़ाने का बस एक ही सिद्धांत है, नहीं, समझदारी बढ़ाने का सबसे अच्छा सिद्धांत है पढ़ाई। हमारे देश में लोग कहते पढ़ोगे तो राजा बनोगे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, गलत है वो। पढ़ोगे तो नौकर बन जाओगे, लेकिन हां, अगर पढ़ाई से अपनी समझदारी का विकास कर लिए तब तो राजा बनोगे। जापान का एक समुराई था, यमगाता, बड़ा फेमस समुराई। तलवारबाज, पूरा जापान के समुराइयों को हरा चुका था, शंकराचार्य की उपाधि तलवारबाजी में। तलवारबाजी में उस आदमी के सामने कोई था ही नहीं जापान में। 1 साल उसने पूरे जापान में मुकाबला किया, सबको हराया, यमगाता। 1 साल बाद घर लौट कर आया, पता चला कि उसकी बीवी का अफेयर उसके नौकर से हो गया। उसने अपने नौकर से कहा कि आज शाम को मेरा और तेरा मुकाबला होगा तलवारबाजी का, और अगर तू जीत गया तो बीवी भी तुम्हारी और सारी संपत्ति भी तुम्हारी। अरे उस नौकर ने कहा कि मालिक ऐसे ही मार डालिए, आप पूरे जापान के समुराई हैं, हम लड़ेंगे आपसे। मतलब सचिन तेंदुलकर से एक रिक्शा वाला ये कहते कि हम तुमको बॉलिंग करेंगे, और वो भी ऐसे। शोएब अख्तर को हॉन्ट करता था वो आदमी, शेन वॉर्न को हॉन्ट करता था वो आदमी। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं, कल शाम को तलवारबाजी होगी, स्टेडियम में मिलना। अरे बोले मालिक, बोला कुछ नहीं, सुनना ही नहीं, कल शाम को तलवारबाजी होगी,
वहां अगर तुम मुझे हरा ले गए तो सारी संपत्ति तुम्हारी, बीवी तुम्हारी। जापान बुद्धिस्टों का देश है, बुद्धिस्ट संतों का। वो नौकर निकला, कोई सामने बुद्धिस्ट संत उसको टकरा गया। उसने कहा महाराज कल मरने जा रहा हूं। तो बोला कैसे? क्योंकि मौत तो किसी को पता नहीं होती, तुम्हें कैसे पता है? कहा सरकार। तो फिर उसने सारी कहानी सुनाई। कहा सरकार ऐसी ऐसी बात है और कल तो ये मुझे मार डालेगा। तो उस बुद्धिस्ट संत ने कहा कि तुम चाहो तो बच सकते हो। कहा कैसे सरकार? कहा कल का इंतजार क्यों कर रहे हो? आज तलवार उठा लो और जाके अभी बस अभी जाके जितनी गाली दे सकते हो दो, निकल बाहर। यमगाता इसको इस संत से बात करते हुए देख रहा था। देखना कहानी का, यमगाता देख रहा था। और ये गया बाजार में, इसने तलवार खरीदी और लौट के आया, दरवाजे पे खड़ा कि निकल। यमगाता को लगा कि यार इस बंदे की औकात नहीं मेरे सामने बोलने की, वो मुझे निकल कह रहा है, गाली दे रहा है। शंका बैठ गई मन में। निकला तलवार लेकर बाहर, उठाई तलवार उसने। तब तक इसने घुमा के मारा एक हाथ, यमगाता के हाथ से तलवार छूट गई। यमगाता सन्यासी हो गया। इंडियंस एंड इलेक्शंस, हमारी आदत है हर फेलियर पर, हर बात पे दूसरे को दोष देना। ये हमारी आदत है, नेचुरल। भगवान का यही मंजूर रहा। भगवान का क्या मंजूर था? कोई नहीं मिला तो भगवान को पकड़ लिए। महमूद गजनी आया, कहे अरे वो मुसलमान था, हिंदुओं को लूटना चाहता था। तुम कमजोर हो ये कभी नहीं मानोगे, तुम अपनी गलती कभी नहीं मानोगे। चलो महमूद गजनी चोर था, 1000 AD मान लिया, चलो ठीक है, मुसलमान था, तुम्हें लूटने आया था। तैमूर आया, वो भी भैया बहुत बदतमीज आदमी था भैया, हम लोग को लूटने आया था, मतलब फिर उसी की गलती। नादिर शाह आया, फिर मारा, फिर लूटा, लेकिन उसी की गलती। अब्दाली आया, फिर मारा, फिर लूटा, फिर उसी की गलती। फिर 200 साल अंग्रेज आके लूटे, इंग्लिश। अंग्रेजों ने हम लोगों के साथ धोखेबाजी की। तुम 5 रुपए के सिक्के पे पैर रख के खड़े हो जाते हो, तुमसे कौन धोखेबाजी करेगा? सड़क पे 5 रुपया का सिक्का पड़ा हो तो ऐसे पैर रख के खड़े हो, तो देखते हो इधर उधर कोई ना देखे तो उठा ले। कभी अपनी भी गलती मानो यार, कभी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सरकार तो गलत है ही है, सरकार तो बिल्कुल फेल कर गई, पर कभी अपनी भी तो गलती मानो। पिछले 30 साल से इस देश में कोई हिंदू शेर को चुन रहा था, कोई मुसलमान शेर को चुन रहा था, कोई दलित शेर को चुन रहा था, कोई ब्राह्मण शेर को चुन रहा था। वीडियो डालते थे, ये जा रहा है ब्राह्मण शेर। नेता चुनना है ना, दलित चुनोगे अंबेडकर की तरह चुन लो। नेता चुनना है ना, मुसलमान चुनोगे हसरत मोहानी की तरह चुन लो, हारून की तरह चुन। इस्लाम की सबसे बड़ी देन, इस्लाम की सबसे बड़ी देन जो इस देश के 90% मुसलमानों को नहीं पता है। राजनीति में इस्लाम की सबसे बड़ी देन, राजनीति में नहीं पता, वो है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। ये इस्लाम की सबसे बड़ी देन है, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। और इसमें 2 नाम इतने महान हैं, एक अल हारून और दूसरा उसका बेटा अल मामून। सर पढ़िए कभी इनके बारे में। 90% मुसलमान औरंगजेब का नाम जानते हैं, इन लोग का जानते ही नहीं। औरंगजेब बड़ा बढ़िया आदमी था, चच्चा थे तुम्हारे ना। भाई साहब वो महान आदमी था, हाँ बहुत महान था। एक बार आसमान में से उंगली डाल के छेद कर दिया था,
वो बाद में नासा वालों ने भरा। ये इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया सर बगदाद में, बैतुल हिकमत। पर मुसलमानों से कुछ बोल दो, नाराज हो जाते हैं, संगी है, संगी 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 है ये। हाँ, बैतुल हिकमत सबको बुलाया सर, पूरी दुनिया के विद्वानों को। ये इस्लाम की राजनीति को सबसे बड़ी देन है, कैलिफ सिस्टम। जो आदमी एनलाइटेंड होगा वो स्पिरिचुअल हेड होगा और वही पॉलिटिकल हेड होगा। हजरत अबू बकर, हजरत उमर साहब की कहानियां सुनो सर। मुसलमान इसी को भूल गया। नेता चुनो सर, तुम दलित नेता चाहते हो ना, दलित नेता चुनो, अंबेडकर जैसा चुनो। कोई हारून जैसा चुनो। पढ़ो इस आदमी का इतिहास, लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन, साइंस में कंट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन, पॉवर्टी में कंट्रीब्यूशन। नहीं, वो आरएसएस वाले जो है मुसलमानों के पीछे 2014 में आए, 2014 में आए। उससे पहले की कंडीशन देख लो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। अरे नहीं, वो आप नहीं समझ पाएंगे। ये पटेल, आजाद, नेहरू, गांधी, अंबेडकर, ये सर पढ़े लिखे लोग थे सर। अंबेडकर के पास इतनी डिग्रियां थी सर, इतनी। मैं उनकी एक फोटोग्राफ है अपने पास रखता हूं हमेशा, मैं दिखाता हूं आपको। सर ये देखिए सर ये फोटोग्राफ मैं अपने बेडरूम में रखा हूं और मैं इसको देखता हूं सर। डिग्री देखिए सर, डिग्री डॉक्टर बी आर अंबेडकर, एमए पीएचडी कोलंबिया, डीएससी बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, जो उनको भगवान मानते हैं उनको भी नहीं पता होगा। डीएससी लंदन, एलएलडी कोलंबिया, डीलिट बारेट लॉ लंदन, एमएलसी, इतनी डिग्री सर। पडरौना यूनिवर्सिटी से नहीं। ऐसे आदमी को नेता चुनो सर, इसी को बोलते हैं एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। पढ़ो कितने ताकतवर थे मुसलमान। पूरा स्पेन से लेके कैस्पियन सी, स्पेन से लेके चाइना सी, कैस्पियन से लेके हिंदुस्तान, सब पर कब्जा। कुछ तो बात रही होगी ना सर। भगवान राम जैसा राजा चुनो, त्याग करने को तैयार है हमेशा, खुद के लिए कुछ नहीं करना, कभी पिता के लिए करना, कभी प्रजा के लिए करना। गुरु गोविंद सिंह जैसा राजा चुनो सर, 4 बेटे कुर्बान। राजा चुनना है ना, चुनने की ताकत तो तुम्हारे हाथ में। तुम दूसरे को दोष क्यों देते हो? क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ी है पुरानी। ये देखो, ये तुम्हारी आदत पड़ी है पुरानी। तुम अपना इंट्रोस्पेक्शन कभी नहीं करोगे। क्या आज डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व दलित समाज में नहीं है? क्या आज हारून जैसा व्यक्तित्व मुस्लिम समाज में नहीं है? लेकिन आपको चाहिए नहीं। आपको चाहिए वो आदमी जो आए, आपका पैर छुए इलेक्शन के टाइम पे, आपकी तारीफ करे, आप खुश हैं यार, सुकुल पैर छुअत रहल, गायक पैर छू के गए। आपको तो इस तरह का आदमी चाहिए। हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, कभी नहीं जीतेंगे, मुझे पता है। पैर ना छूने जाएंगे किसी आदमी का। तुम्हारे लिए काम करने जाए, तुम्हारा पैर भी छूने जाए। तुमको वोट देना हो दो, नहीं तो भाड़ में जाओ। जिंदा रहने के लिए राजनीति नहीं करनी है। और मैं तो अपने सारे दोस्तों से, जितने लोग मुझसे पढ़ते हैं, मैं उनसे कहता हूं आईएएस बनो, 10 साल नौकरी करो, पार्लियामेंट में आओ। अब तुम ही बचा सकते हो इस देश को। ब्यूरोक्रेसी ने आजाद कराया था और ब्यूरोक्रेसी ही इस देश को बचाएगी।
फिर वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सुभाष चंद्र बोस को फिर इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर बाहर निकलना पड़ेगा सर, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। सर दूसरों को दोष देना बहुत आसान है सर, दुश्मन बाहर ही नहीं अंदर भी हैं, बहुत सारे लोग हितैषी बनकर तो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, पर आलोचना और अब गाली, ये तो एंबिशन की बहनें हैं सर। जहां भी महत्वाकांक्षा है वहां ये दो चीजें हैं, इसीलिए आम आदमी कुछ नहीं कर पाता, उसको डर बहुत लगता है कि लोग हमको भैया उल्टा सीधा बोल रहे थे, अरे तो बोलेंगे ही। गांधी को बोलते हैं, नेहरू को बोलते हैं, नेपोलियन को बोलते हैं, किसको नहीं बोलते? मैं इस्लाम पढ़ा रहा था तो वो मेरे दिमाग से क्विट कर गया, उस हालांकि मुझे उस पर बोलना था, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। ये जिन्ना बहुत बड़ा लीडर था, जिन्ना लीडर था, ये शाहनामा फिरदौसी, इतनी गाली लिखा उसने अपनी किताब में। फिरदौसी, शाहनामा, दूसरे को तो छोड़ दो। हाँ, ये एक सक्सेसफुल राजा था, ये तो बात एकदम सही है, सफल राजा था ये, इसको लोगों को यूज करना आता था। ये सब एक सफल राजा थे, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये मुसलमान थे तो फिर बीबी राबिया, हसन बसरी, अल मामून, अल हारून, उमर, गलत चीजों को मत पकड़ो सर, गलत चीजों को मत पकड़ो। एनलाइटेंड, आप अगला जब इलेक्शन आए तो मेरी ये बात याद रखिएगा, सब भूल जाइए ये बात, ये जो मैं आपको बोला हूं एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी, ये सर, वाह जबरदस्त, ये जबरदस्त शब्द है सर, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। आप अपना आदमी चुनिए, अपना, और कौन पार्टी, कौन सा दल, कौन सा नेता पिछले 30 साल नेहरू जी ने किया इस देश के लिए, बहुत किया, और महान आदमी। शास्त्री जी तो अरे बाप रे बाप, 12,000 रुपए अपनी कार का किस्त नहीं दे पाए शास्त्री जी। और नेहरू को अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो वो ऐतिहासिक मूर्ख है, उससे बहस ही नहीं की जानी चाहिए। जो देश 1947 में कोई मान ही नहीं रहा था कि बचेगा ये देश, शुगर 800, बीपी 200, यूरिक एसिड 20, ट्राइग्लिसराइड 500, उसी पे निमोनिया, कोरोना, लोग कह रहे थे बचेगा ही नहीं आदमी, ये देश बचेगा ही नहीं। ये स्थिति थी 1947 में भारत की, और वहां से वो आदमी निकाल कर लाया।